हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर रीट 2021 के पेपर के साइकोलॉजी वाले पार्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम है: ए, अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन; बी, अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन; सी, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा; डी, अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा, पुनरुत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। प्रश्न नंबर 2, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अवचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? ए, व्यक्तिक अध्ययन; बी, स्वप्न विश्लेषण; सी, समाजमिति तकनीक और डी, साक्षात्कार। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वप्न विश्लेषण। प्रश्न नंबर 3, ADHD का अर्थ है: ए, वाचिक कठिनाई वाले बालक; बी, श्रवण दुर्बलता वाले बालक; सी, ध्यान विकार वाले बालक और डी, दृष्टिहीनता वाले बालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्यान विकार वाले बालक। ADHD का पूरा नाम क्या है? ADHD। ए का मतलब होता है अटेंशन, डी का मतलब होता है डिफिसिट, एच का मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी और डी का मतलब होता है डिसऑर्डर। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 4, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया है कहलाता है? ए, उपचारात्मक परीक्षण; बी, निदानात्मक परीक्षण; सी, उपलब्धि परीक्षण और डी, रचनात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर एक से अधिक क्षेत्रों की बात कर रहे हैं और यहाँ पर विशेषता और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर विशेषता और कमियों को व्यक्त कौन सा परीक्षण करेगा? ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा बी, निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि यहाँ कमियों को व्यक्त कौन करेगा? निदानात्मक परीक्षण, जिसके अंदर पता किया जाएगा कि उसकी विशेषता क्या है और कमियाँ क्या हैं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? 86वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा ए, 86वां संविधान संशोधन है, उसके अंदर शिक्षा का अधिकार है वो सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? 30, 56, 45 या 70? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 45 घंटे। प्रश्न नंबर 7, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? ए, क्रियात्मक अनुसंधान; बी, गुणात्मक अनुसंधान; सी, ऐतिहासिक अनुसंधान और डी, वर्णनात्मक अनुसंधान। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्योंकि इसके अंदर पहले क्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद में इसका फल मिलता है, पुनर्बलन मिलता है और परिणाम मिलता है। तो परिणाम बाद में मिलता है, तो परिणाम के द्वारा सीखा जाता है, तो वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखा जाता है। प्रश्न नंबर 9, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है? आत्मसातीकरण, संबंध, अनुकूलन या संतुलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? स्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण या डी, वस्तुनिष्ठ व्याख्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विशेषता नहीं पूछी गई है तो इसकी विशेषता नहीं होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। प्रश्न नंबर 11, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना; बी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना; सी, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना; डी, बच्चों की अभिव्यक्ति और
उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो इसमें से सबसे सही जो आंसर मिल रहा है वो डी है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। प्रश्न नंबर 12, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग खाली जगह के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, बी अधिगम, सी बुद्धि और डी सृजनात्मकता। तो ये जो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग है बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है 13वां, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, सी जब पुनर्बलन प्रदान किया जाए, डी परिपक्व होने से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। क्यों? क्योंकि जो वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिकता के ऊपर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है 14वां, किस वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? ए वेस्लर, बी बीने, सी स्पीयरमैन और डी कैटल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी बीने। अगला प्रश्न है 15वां, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? ए पढ़ाने की धीमी गति, बी विशिष्ट कक्षा एवं प्रोत्साहन, सी उन्हें दंड देना, डी उन पर ध्यान नहीं देना। तो राइट आंसर सीधा सा दिख रहा है बी, विशिष्ट कक्षा एवं प्रोत्साहन के द्वारा ही क्या कर सकते हैं? प्रतिभाशाली बालकों का उत्थान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? तो सबसे पहले हम बुद्धि का सूत्र लगा देते हैं, MA/CA इंटू 100। यहाँ पर MA यानी कि मेंटल एज, CA यानी कि करंट एज। तो यहाँ मेंटल एज कितनी दी है? 14, तो ऊपर लिखेंगे 14। यहाँ वास्तविक आयु यानी कि करंट एज कितनी दी हुई है? 13, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1400/13। अब 13 का भाग 1400 में देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 107.69। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है बी, तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया? स्किनर ने, पावलोव ने, थार्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने। तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया था। तो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां है, बाल अपराध का कारण है। कौन सा कारण है इसमें से? ए माता पिता में अनबन रहना, बी परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सी परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना, डी संगीत परिवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, माता पिता में अनबन रहना जिसके कारण बाल अपराध होता है। तो ये भी एक बाल अपराध का कारण हो सकता है। प्रश्न नंबर 19, बालकों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? ए अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, बी घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, सी एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना और डी 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? ए उपकल्पनाओं का निर्माण, बी प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सी सामान्यीकरण और डी साहित्य का पुनरीक्षण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, क्योंकि क्रियान्वयन ही तो क्रियात्मक अनुसंधान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न नंबर 21, NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है? ए तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सी सांस्कृतिक विरासत की सराहना, डी ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सांस्कृतिक विरासत की सराहना। प्रश्न नंबर 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निरंतरता के सिद्धांत से, ऑप्शन बी अंत संबंध के सिद्धांत से, ऑप्शन सी अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, ऑप्शन डी एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निरंतरता के सिद्धांत से, क्योंकि ये क्या है?
समाप्त न होने वाली प्रक्रिया यानी लगातार चल रही है, लगातार चल रही है यानी कि निरंतरता के सिद्धांत पर यह काम करती है। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति या अनुभवों से सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यावसायिक रुचियाँ। ये क्या है? बुद्धि का घटक नहीं है, क्योंकि देखिए तार्किक चिंतन है वो भी बुद्धि से रिलेटेड है, स्मृति है याद करना है वो भी बुद्धि से रिलेटेड है, अनुभवों से सीखना वो भी बुद्धि से होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है व्यावसायिक रुचियाँ वो सबसे अलग है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, व्यावसायिक रुचियाँ। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से बालकों की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? ऑप्शन ए सोचना, बी लिखना, सी गेंद फेंकना और डी खेलना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए सोचना। अब ये राइट आंसर क्यों होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ सोचना है, मानसिक क्रिया है, बाकी लिखना है तो इसमें मानसिक के साथ साथ शारीरिक भी है, यानी मनोगत्यात्मक है। मनो यानी कि मानसिक, गत्यात्मक यानी कि शारीरिक क्रिया से संबंधित, यानी लिखना, गेंद फेंकना और खेलना ये मनोगत्यात्मक क्रिया है, जबकि सोचना है वो मनोगत्यात्मक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सोचना। प्रश्न नंबर 25, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? ए गार्डनर ऑलपोर्ट ने, बी शेल्डन ने, सी RB कैटल ने और डी स्प्रेंजर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा सी RB कैटल ने। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की हैं? ए यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। बी वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। सी वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि। डी वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर जो मिल के आएगा देखेंगे ऑप्शन ए है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। प्रश्न नंबर 27, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। प्रश्न नंबर 28, समस्या समाधान नहीं है, क्या नहीं है? लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और उसका अभ्यास किया जा सकता है। सी समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, या डी संगीत संबंधित योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो आंसर निकल के आता है वो है संगीत संबंधी योग्यताओं के बारे में। क्या नहीं है? समस्या समाधान नहीं है। प्रश्न नंबर 29, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है, किस तरह की विधि है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ए आत्मनिष्ठ विधि, बी वस्तुनिष्ठ विधि, सी प्रक्षेपीय विधि और डी प्रयोगात्मक विधि। तो ये व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपीय विधि है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा प्रक्षेपीय विधि। अंतिम प्रश्न है 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? संवेगात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और अहमवादी चिंतन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी अपसारी चिंतन, यानी कि ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड थिंकिंग। अपसारी यानी फैला हुआ, विस्तृत सोचना, वो सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। Thank you for watching.